तो सोच रहे हो किस तरीके का घपलेबाजी चल रहा है और इस घपलेबाजी की वजह से तो जी हां, मजाक शुरू हो चुका है। पूरा जियो पॉलिटिक्स का मजाक बनाकर रख दिया है। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर बैठे हैं, आपको आपके जीवन में बोर होने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ वो अटपटा एंटरटेनमेंट आपको करवाते ही रहेंगे जब तक वो कुर्सी पर बैठे हैं। पर्सनली मुझे ऐसा फील होने लगा है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा बोलने के पीछे का रीजन ये है कि ये जो ईरान और यूएस का वार खत्म हो गया था ना, खत्म तो नहीं बोलेंगे लेकिन 60 दिनों के लिए रुक चुका था ना। अब अभी का खबर ये है कि ये जो वार है फिर से शुरू हो चुका है। जी हाँ, ईरान और यूएस का वार ऑफिशियली फिर से शुरू हो चुका है। तो कैसे शुरू हुआ, कहां से ये कहानी फिर से शुरू हो गया, आज के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ काफी सारा अलग अलग डेटा आया है, जीडीपी का डेटा, इन्फ्लेशन के डेटा, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ गोल्ड में जोरदार क्रैश चल रहा है, आगे हमें क्या करना चाहिए, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। एआई से रिलेटेड बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ संडे का वीडियो है तो आप सभी लोगों का काफी सारा कॉमेंट्स आया है, उन कॉमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो बहुत कुछ अपडेट आया है, सारा अपडेट, सारा न्यूज आज आपको इस एक ही वीडियो से पता चलने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमेरिकन बाजार को अगर देखा जाए तो अमेरिकन बाजार में हमें थोड़ा बहुत लाल रंग देखने को मिल रहा है। देन अगर यूरोपियन बाजार को देखा जाए तो यूरोपियन बाजार में हमें थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन असली खेला होता है भैया एशियन मार्केट में। एशियन मार्केट को देखा जाए तो एशियन मार्केट में आपको जोरदार क्रैश देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो निक्के यानी कि जापान का बाजार 4.5% क्रैश हो चुका है। हैंगसेंग देखोगे 1.5% टूट चुका है। ताइवान देखोगे 3.5% क्रैश हो चुका है। कोस्पी देखोगे 6% क्रैश हो चुका है। तो पूरा का पूरा एशियन बाजार में हमें जोरदार क्रैश देखने को मिला है, ठीक है ना। अब इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट खबर होगा। तो कॉन्क्रीट खबर वही है भैया, ये जो ईरान और यूएस का वार है फिर से शुरू हो चुका है। अब ये वार फिर से कैसे शुरू हो गया, तो कहानी को एकदम स्टार्टिंग से समझते हैं। अभी से ठीक 2 दिन पहले का खबर था, रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, कार्गो वेसल रिपोर्ट्स सस्पेक्टेड अटैक ड्यूरिंग अटेम्प्ट टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नियर ओमान कोस्ट। यानी कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता है, इस रास्ते से एक कार्गो शिप जा रहा था, क्रॉस कर रहा था। और ये जो कार्गो शिप था ये अमेरिका का था। तो अमेरिका ने ऐसा दावा किया है कि जो हमारा कार्गो शिप जा रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से, उस कार्गो शिप पर ईरान ने हमला किया है, ठीक है ना। आज से 2 दिन पहले रिपोर्ट के थ्रू से ये खबर आया था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अमेरिका ने सोचा समझा कुछ भी नहीं। यहां पे आप देख सकते हो, यूएस लॉन्चेस फ्रेश अटैक ऑन ईरान। 14 घंटा पहले का खबर है, अमेरिका ने ईरान पर फ्रेश अटैक कर दिया है, यानी कि नया से जोरदार हमला कर दिया है। अब जबकि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है, अब इसका जवाबी कार्रवाई ईरान भी तो देगा। ईरान भी तो चुप नहीं बैठेगा। हमने इतिहास में देखा है कि जब जब अमेरिका ने ईरान को मारा है तब तब ईरान ने करारा जवाब भी दिया है। तो जैसे ही 14 घंटा पहले अमेरिका ने फ्रेश अटैक किया ईरान पर, उसके बाद भैया ईरान की तरफ से भी जोरदार जवाब जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आईआरजीसी टारगेट्स यूएस मिलिट्री साइट्स इन रीजन आफ्टर अटैक्स। यानी कि आईआरजीसी ने अमेरिका का अलग अलग मिलिट्री साइट पर जोरदार हमला कर दिया है। तो वही पुराना घिसा पीटा कहानी कि पहले अमेरिका मारता है फिर ईरान मारता है, और इस चक्कर में क्या हो जाता है कि क्रूड ऑयल बढ़ जाता है, स्टॉक मार्केट गिर जाता है, इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स का करोड़ों का नुकसान हो जाता है। वही कहानी एक बार फिर से शुरू हो चुका है। 60 दिनों के लिए ये उम्मीद था कि वार नहीं होगा, लेकिन भैया 60 दिन कहाँ हुआ, 10 दिन भी नहीं हुआ होगा और फिर से वार शुरू हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी का ताजा खबर ये है, तेहरान टारगेट्स यूएस नेवी आफ्टर ट्रम्प स्ट्राइक्स ईरान ओवर फुलिश सीजफायर ब्रेक। यानी कि तेहरान ने अमेरिका का नेवी पर भी हमला कर दिया है, यह अभी का ताजा खबर है। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप का सीजफायर को फुलिश सीजफायर का नाम दिया है। देख रहे हो ना, फुलिश सीजफायर, यानी कि मजाक बनाकर रख दिया है इस सीजफायर को। तो फिर से हमला हमली शुरू हो चुका है। अब देखते हैं मंडे का मार्केट कैसे रिएक्शन करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि ये जो अमेरिका ने ऑफिशियली बताया कि हमने ईरान पर हमला किया, ये तभी बताया जब अमेरिका का स्टॉक मार्केट बंद हुआ। यानी कि आपको पता होगा अमेरिका का जो डाउ जोन्स है वो भी चलता है। तो डाउ जोन जैसे ही बंद हो जाता है, जैसे कि हमारा मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है ना, उसी तरह अमेरिका का डाउ जोन जैसे ही बंद हो जाता है, उसके चंद मिनटों के बाद अमेरिका ये कंफर्म करके बताता है कि भैया हम लोगों ने फ्रेश अटैक किया है ईरान पर। तो सोच रहे हो किस तरीके का घपलेबाजी चल रहा है, और इस घपलेबाजी की वजह से जो ट्रंप के करीबी लोग हैं पूरा पैसा छाप रहे होंगे, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो लोग तो भैया पूरी तरीके से ट्रैप हो रहे हैं।
समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे ही डाउ जोन्स बंद हो जाता है उसके बाद ही अमेरिका कंफर्म बताता है कि हम लोगों ने नया से अटैक कर दिया है, यानी कि पहले से ही पोजीशन कैरी करके रखा होगा वो लोगों ने, हो सकता है मे बी, ऐसा मेरा मानना है। तो हो सकता है पहले ही पोजीशन कैरी करके रखा होगा, उसके बाद मार्केट बंद हो जाता है, उसके बाद अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि भैया हम लोगों ने हमला कर दिया है। अब जब मंडे को मार्केट खुलेगा, मार्केट तो धड़ाम से गिरेगा। अब जो लोगों ने पहले से ही पोजीशन को कैरी किया है वो लोग एक रात में माला माल, है ना? तो इस तरीके का गेम चल रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भैया ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस के साथ काम करना, नहीं तो भैया ये लोग तो अमीर बनते जाएंगे लेकिन मेरे जैसे आपके जैसे लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो स्टॉप लॉस पर काम करें। और जितना भी ये सब घपलेबाजी हो रहा है ना, सब कुछ फ्राइडे से शुरू हो रहा है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यही 3 दिन में सारा घपलेबाजी चल रहा है और मंडे मार्केट से उन सब का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो बहुत सावधानी से अभी के टाइम पे आपको मार्केट में काम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन अगर बात किया जाए तो अमेरिका का एक साथ 3 डेटा आया, तीनों डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले डेटा आया अमेरिका का, यहाँ पे आप देख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आया। यहाँ पे आप देख सकते हो फोरकास्ट किया गया था 4.3% का आएगा और एक्चुअल में आया 4.3% का। दैट इज वेरी गुड और ये अमेरिकन बाजार के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। देन उसी दिन अमेरिका का जीडीपी का भी डेटा आने वाला था, काफी इंपॉर्टेंट डेटा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोरकास्ट किया गया था 1.6% का, लेकिन एक्चुअल में आया 2.1% का। काफी ग्रेट डेटा आया। अब इस चीज के वजह से कहीं ना कहीं अमेरिकन बाजार में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। देन उसी दिन एक और डेटा आया अमेरिका का और ये है यूएस का पीसीई, यानी कि इसको एक हिसाब से आप इन्फ्लेशन का डेटा मान सकते हो। इसका भी डेटा आया तो 4.1% का फोरकास्ट किया गया था, एक्चुअल में आया 4.1% का ही। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक ही दिन में अमेरिका का 3 डेटा आया और तीनों डेटा को अगर एवरेज से मार्किंग किया जाए तो अनुमान के हिसाब से तीनों डेटा अच्छा ही आया है, जो चीज लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए काफी अच्छा रहेगा। देन अगर बात किया जाए गोल्ड की तो आपको पता होगा गोल्ड में जोरदार गिरावट चल रहा है। अब इसी गिरावट भरे माहौल में एक बहुत बड़े व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। इस व्यक्ति का नाम आपको पता होगा, ये रिच डैड पुअर डैड एक बुक है ना, काफी पॉपुलर बुक है, उसी बुक का ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि ये जो गोल्ड में अभी गिरावट चल रहा है ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। क्लियर डिस्क्लेमर, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है ना। तो इनका ऐसा मानना है कि गोल्ड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा होता है। गोल्ड इज अबाउट राइज फॉर ए लॉन्ग टर्म, प्रेडिक्ट्स रिच डैड पुअर डैड, ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी। तो इनका ऐसा मानना है कि गोल्ड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा एसेट होता है। तो ये जो गोल्ड में गिरावट चल रहा है इनके लिए अच्छा है। गोल्ड जितना गिरेगा ये उतना ही ज्यादा एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे गोल्ड में। तो ऐसा ही दावा इन्होंने कहा है और बोला है गोल्ड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा चीज होता है, ठीक है ना। देन अगर बात किया जाए एआई की तो आपको पता होगा कि एआई में जोरदार गिरावट चल रहा है और रिसेंटली भी हमने देखा कि हमारे आईटी सेक्टर में गिरावट चला है। अब मैंने आपको यह सिखाया है कि जब तक एआई से रिलेटेड अच्छा खबर आएगा तब तक हमारे आईटी सेक्टर में प्रेशर बनता रहेगा, क्योंकि हमारा जो आईटी कंपनीज है वो एआई में उतना अच्छा से बिजनेस नहीं कर रही है। तो एआई से रिलेटेड अच्छा खबर आएगा तो आईटी सेक्टर हमारा गिरेगा ही। तो वही चीज हुआ। रिसेंटली क्या हुआ, अमेरिका का एक माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी है, ब्लॉकबस्टर रिजल्ट दिखा दिया। थर्ड क्वार्टर का उनका रिजल्ट आया, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिखा दिया। तो जबकि एआई की कंपनी है, बहुत ब्लॉकबस्टर रिजल्ट दिखाया, तो एआई का ग्रोथ इसके वजह से ही पैनिक में आकर हमारा आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिला, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जब तक हमारा आईटी सेक्टर या फिर आईटी कंपनी बोलो, आईटी कंपनी एआई में फुल फ्लेजेड तरीके से काम नहीं करती है तब तक आईटी सेक्टर का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अभी दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है। यहां तक समझ गए ना। देन अगर बात किया जाए तो आपको पता होगा काफी समय से मार्केट में रेट हाइक का आलोचना हो रहा है। तो रिसेंटली आरबीआई का जो संजय मल्होत्रा जी है उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आरबीआई आने वाले समय में रेट हाइक करेगा क्या। तो उनका जवाब काफी बेहतरीन आता है। उन्होंने कहा प्रीमेच्योर टू टॉक ऑफ रेट हाइक, यानी कि मल्होत्रा जी कहते हैं कि रेट हाइक ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर वाला बात हो गया, तो इतना जल्दबाजी करना सही नहीं है। तो ऐसा मल्होत्रा जी का कहना है। तो चलो अच्छी बात है, अगर रेट हाइक नहीं होता है तो ये तो मार्केट के लिए काफी अच्छी बात है। देन अगर बात किया जाए गोल्ड की तो गोल्ड में जोरदार गिरावट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे परेशान वो लोग हैं जो लोगों ने टॉप पे इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन जो लोगों ने 1 साल 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट करके अभी तक बैठे हैं उनको दिक्कत नहीं है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कब आप खरीदते हो, कब आप इन्वेस्टिंग करते हो, ये टाइमिंग जरूरी है। सब कुछ अच्छा है, गोल्ड अच्छा है, क्रिप्टो अच्छा है, स्टॉक मार्केट अच्छा है, म्यूचुअल फंड अच्छा है। जरूरी यह है कि आप कौन से टाइमिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। गोल्ड भी लोगों को नुकसान करवा रहा है जो लोगों ने टॉप पे इन्वेस्टिंग किया है। मैं बार बार आपको सिखाता हूं टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन इन्वेस्टिंग।
तो गोल्ड में गिरावट देखने को मिल रहा है। डॉलर टू आईएनआर बात किया जाए तो यहाँ पे राहत का खबर ये है कि हमारा रुपीस थोड़ा सा डॉलर के कंपैरिजन में मजबूत होते जा रहा है। क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो भैया अभी तो मार्केट बंद है और अभी तो हमें 66 ही दिख रहा है। इंटरेस्टिंग ये रहेगा देखना कि मंडे मार्केट खुलने के बाद क्रूड ऑयल का रिएक्शन कैसा रहता है, क्योंकि सब कुछ कब हुआ, जब मार्केट बंद हुआ तब कहानी शुरू हुआ। तो क्रूड ऑयल का मंडे मार्केट को देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एफएसजीएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो थोड़ा बहुत जो बाइंग है एफएस करते जा रहा है। तो कुल मिलाकर वीडियो का कंक्लूजन में मैं इतना ही बोलूंगा कि ये जो वार है, वार तो भैया फिर से शुरू हो चुका है, वार अगेन फिर से शुरू हो चुका है। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का क्या स्टेटमेंट आता है, आईआरजीसी यानी कि ईरान की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, अब यही देखना पड़ेगा। अब हमारे हाथ में तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, जैसे वो लोग नचा रहा है हम लोगों को वैसे हमें नाचना पड़ेगा, है ना चाहते हुए भी चेक करना पड़ता है कि ट्रंप का क्या स्टेटमेंट आया। ईरान ने कहीं अमेरिका पर हमला तो नहीं किया, अमेरिका ने कहीं ईरान पर हमला तो नहीं किया, तो ये सब हमें ना चाहते हुए भी चेक करना ही पड़ता है। और अब तो ऐसा हो गया है कि शायद मार्केट भी इस वार को उतना ज़्यादा सीरियसली ना ले, क्योंकि कई महीनों से वही चल रहा है, वार रुकता है, पूरा डील हो जाता है, फिर से खत्म हो जाता है। तो हो सकता है मार्केट भी अब इन सब चीज़ों को उतना ज़्यादा सीरियसली ना ले। बस मार्केट को एक ही चीज़ से परेशानी होती है, वो है भैया क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल का खेला नहीं होता ना तो मार्केट तो इस वार को सीरियसली लेता ही नहीं। तो सब कुछ क्रूड ऑयल के ऊपर है। काफ़ी धीरे धीरे क्रूड ऑयल का भाव मोटा मोटी 65 तक आ गया है। तो अब देखते हैं कि मंडे मार्केट खुलते ही क्रूड ऑयल में कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। बाकी सावधान रहे, सतर्क रहे। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूँ। सबसे पहला सवाल रेसर विकी जी की तरफ से आया है, सर टाइम है लेकिन पैसा नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपके पास टाइम है लेकिन इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसा ही नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भैया अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जिंदा कैसे हो भाई? जिंदा आप कैसे हो? आप खाते पीते होंगे ना, दाल चावल कुछ तो खाते होंगे। तो जो भी दाल चावल आप खाते होंगे उसके पीछे तो पैसा लगता होगा ना, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? और अगर पैसा लगता भी होगा, जो भी दाल चावल खाकर आप जिंदा है, पैसा लगता भी होगा तो महीने का मोटा मोटी मिनिमम मान के चलते हैं 10,000 रुपया तो खाने पीने में जाता ही होगा ना। तो आप ऐसे मान के चलो अगर आपके खाने पीने में 10,000 रुपया जा रहा है तो आप ऐसे मान के चलो कि भैया आपका जो पैसा जा रहा है 9,500 महीने का जा रहा है, और बाकी का जो 500 रुपया है, ये 500 रुपया आप स्टॉक मार्केट में आराम से इन्वेस्टिंग कर सकते हो ना। आपने बोला आपके पास पैसा नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप जिंदा कैसे हो? अब आप बोलोगे सर ये कैसा बात हो गया, तो मेरा वही बात है कि अगर आप जिंदा हो इसका मतलब आप कुछ खा पी रहे हो, रोटी दाल चावल कुछ खा रहे हो, और अगर दाल चावल खा रहे हो तो महीने का आपका कुछ खर्चा होगा ना। मान के चलते हैं 10,000 रुपया खर्चा है, तो अगर आपका जो भी खर्चा है XYZ जो भी आपका खर्चा है, उस खर्चे से आप महीने का 500 रुपया भी नहीं निकाल सकते क्या भाई? 500 रुपया आप महीने का नहीं निकाल सकते, तो ये पैसा नहीं है। ये बहुत सारे लोग मेरे को एक्सक्यूज देता है, मेरे से जो लोग भी मिलने वगैरह कभी कभी आते हैं, स्टॉक मार्केट सीखने आते हैं, तो उनका एक कॉमन सा एक्सक्यूज रहता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। मेरा उनका यही जवाब रहता है कि पैसा नहीं है तो आप जिंदा कैसे हो, है ना। महीने का अगर आप 500 रुपया भी आज के डेट में नहीं निकाल सकते हो अपने फ्यूचर बनाने के लिए, तो फिर क्या ही बोलूं। अब अगला सवाल शकीर टेलर जी की तरफ से आया है, सर जी मुझे एक सलाह देना प्लीज। 4 महीना बाद मेरे घर में शादी है, मुझे 1 किलो चांदी लेनी है, 10 ग्राम सोना लेना है, अभी लेना चाहिए या वेट करें? शकीर जी बताना चाहूंगा, देखिए गोल्ड एंड सिल्वर की बात अगर किया जाए तो पिछले 2 सालों में छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया है, और रिसेंटली इन्हीं दोनों एसेट क्लास में प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, और मार्केट में ये जो रेट हाइक का आलोचना चल रहा है, हालांकि हमारे इंडिया में तो अभी नहीं होगा, लेकिन अमेरिका में बड़े बड़े देशों में रेट हाइक का आलोचना चल रहा है। इसी पैनिक के वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर में पैनिक सेलिंग चल रहा है। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक और भी ज्यादा गिरावट हो सकता है, क्योंकि छप्पर फाड़ के रिटर्न भी तो दिया है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी उसी हिसाब से होगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर लेना सही होगा। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लोगे तो और भी बेहतर रहेगा। आखिरी सवाल FCIO ऑफिशियल ब्लॉग जी की तरफ से आया है, IPO में कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं? मुझे भाई इसकी नॉलेज नहीं है, आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, IPO में कैसे इन्वेस्ट करें। तो भाई जी मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, और आपका जो सवाल है कि IPO में कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, तो मिनिमम मोटा मोटी 15,000 लगता है, मिनिमम 15,000 चाहिए तो ही आपको लॉट वगैरह मिलेगा। तो 15,000 से आप IPO में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। IPO से रिलेटेड पूरी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। ट्रेडिंग का फ्री कोर्स को देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। आपके अंदर भी अगर कोई सवाल है नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा।